हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी ममता पाठ को पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद की जीवनी कक्षा 9th में भी पढ़ी है। इनका जीवन, इनकी मृत्यु, इन सभी से आप भली भांति परिचित हैं। ममता नामक जो कहानी है वह प्रसाद जी की लिखी हुई बहुत छोटी सी कहानी है, किंतु अत्यधिक सशक्त कृति है इनकी। नारी पात्र ममता के चरित्र के ताने बाने से इसका कथानक निर्मित किया गया है और प्रसाद जी ने ममता के माध्यम से एक बाल विधवा की करुण कथा चित्रित की है। साथ ही भारतीय नारी की गरिमा भी प्रस्तुत की है प्रस्तुत पाठ में। तो आइए इसका पहला गद्यांश हम पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो इसका पहला स्टैंजा हम पढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, बच्चों थोड़ा इसके विषय में जानते हैं कि यह हिंदी गद्य के अंतर्गत ममता नामक पाठ है और इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ये कहानी विधा की रचना है इनकी। और इसमें ये आपको जानना चाहिए कि कहाँ की घटना है। तो ये वहाँ की घटना है जब 1539 ईस्वी में, 1539 यानी 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। उसके विषय में एक छोटी सी कहानी वहीं से शीर्षक के रूप में लेखक ने ले ली है, जो आप अपने पाठ्यक्रम में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता कौन है? एक युवती है। शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। रोहतास दुर्ग की घटना है ये। और प्रकोष्ठ माने होता है वहाँ का कमरा। प्रकोष्ठ माने वो कमरा, वहाँ का कमरा जो किले के मुख्य फाटक के एकदम पास में है। तो ममता उसी प्रकोष्ठ में अर्थात उसी कमरे में बैठी हुई है और शोण के प्रवाह को, शोण के तीक्ष्ण प्रवाह को, शोण माने है सोन नदी। सोन नदी तो आप लोगों ने सुना होगा ना। तो सोन नदी और तीक्ष्ण प्रवाह मतलब तेज प्रवाह को, वहीं उसी कमरे में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तेज प्रवाह को देख रही थी, बैठी हुई देख रही है। और ममता विधवा थी। ममता कौन है? ममता विधवा है और वो भी बाल विधवा है, मतलब उसकी उम्र बहुत छोटी है, इसीलिए तो लिखा गया है युवती ममता। वो कैसी है? विधवा है, वो भी बहुत कम उम्र की विधवा है। ठीक है, तो उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। उसका यौवन किसके समान उमड़ रहा था? शोण के समान। शोण मतलब सोन नदी। तो उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। जिस प्रकार से नदी का जल पूर्ण रूप से गतिमान है, ठीक उसी प्रकार से उसका यौवन, उसकी तरुणाई भी इस समय जो है अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर रही है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। चूँकि ममता अभी कैसी है? युवती है और भरी तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण उसका मन बहुत ही दुखी है। कैसा है? उसका मन बहुत ही विकल है, बहुत ही दुखी है। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान, मस्तक में आंधी, उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से, मतलब वह कैसी चिंता कर रही है? अपने भावी जीवन की चिंता कर रही है कि उसके आने वाले जीवन में उसके साथ कैसी घटनाएं घटेंगी। तो आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उसके हृदय में उत्पन्न हो रहे थे और आंखों से निरंतर दुख के आंसू प्रवाहित हो रहे थे, अर्थात बह रहे थे। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी और राजप्रसाद की समस्त सुख सुविधाएं, राजप्रसाद यानी राजा का महल, यानी राजा के महल में राजप्रसाद की समस्त जो है सुख सुविधाओं के होते हुए भी वह सारी सुख सुविधाएं उसको कैसी लग रही थी? कांटे की भांति कष्ट पहुंचा रही थी, कांटे की समान कष्ट पहुंचा रही थी। चूँकि वो राजमहल में थी, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट तो था नहीं, लेकिन फिर भी उसको वो सारी सुख सुविधाएं कैसे लगती थीं? कांटे की तरह चुभती थीं। कोमल बिस्तरों पर भी शयन उसे कैसा लगता था? कांटों की सैया के समान प्रतीत हो रहा था। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी
और वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री हैं चूड़ामणि, उनकी एकमात्र दुहिता माने पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, मतलब राज सुख के समस्त साधन उसके पास विद्यमान थे, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत ही कहाँ। और वो कैसी थी? वह हिंदू बाल विधवा थी। वह कैसी थी? हिंदू बाल विधवा थी। हिंदू समाज में विधवा का जीवन अत्यंत ही दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। हिंदुओं के घर में यदि कोई पुत्री विधवा हो जाती है तो उसका जीवन कैसा? अब तो स्थितियाँ बहुत परिवर्तित हो चुकी हैं। अगर किसी की कम उम्र में जो है शादी हो और उसका पति ना रहे तो अब यह परंपरा बन गई है कि किसी दूसरे घर में उसका विवाह संपन्न कर दिया जाता है, लेकिन पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। तो वह हिंदू बाल विधवा थी और हिंदू समाज में विधवा का जीवन अत्यंत ही दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। संसार की सभी सुख सुविधाएं उसको शांति प्रिय नहीं कर पाती हैं, ठीक है। और संसार में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनके रहते हुए भी जो है उसका हृदय कभी भी शांति प्रिय नहीं रह पाता है। ऐसी विकट परिस्थितियों से युक्त ममता जो है वो ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। और ऐसे विकट परिस्थितियों को देखते हुए ममता का हृदय कभी शांत चित्त नहीं रह पाता था, वो सदैव व्याकुल रहती थी और इस प्रकार उसके कष्टों का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। और चूड़ामणि कौन है? इसके पिता हैं। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में यानी उसके कमरे में प्रवेश किया और सोन के प्रवाह में यानी सोन नदी के उस प्रवाह में उसके कलनाद में कल मतलब होता है कल की ध्वनि, जो ध्वनि होती है उसको कल कहते हैं। और नाद माने ध्वनि यानी आवाज़। तो कैसा नाद हो रहा था? कल का। तो उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। नदी के कलनाद को अपने जीवन से मिलाने में वह बेखबर थी, बेसुध थी। पिता का आना जान नहीं सकी और ऐसी स्थिति में वह नहीं जान सकी कि उसके पिता कब कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। चूड़ामणि व्यथित उठे और अपने पुत्री की यह अवस्था देख करके उसके पिता बहुत ही व्यथित हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें और अत्यंत ही प्रेम पूर्वक पाली गई अपने पुत्री के लिए वे क्या करें, ऐसा सोच करके उनका मन व्यथित हो उठा। यह स्थिर ना कर सकते थे और जो उसकी स्थिति थी उसको वे समाप्त भी नहीं कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए, इसलिए वह जो है कमरे से बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी चिंता थी। ऐसा प्रायः होता है मतलब ऐसी बातें उसके पिता के हृदय में कई बार आती थीं, हमेशा आती थीं। जब से वह विधवा हो गई थी तब से आती थीं, परंतु आज उस मंत्री का मन अत्यंत ही चिंता में मग्न था। मतलब उसके अंदर बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, बहुत अजीब सी चिंताएं उसके हृदय में प्रवेश कर चुकी थीं और उसके पैर, वह इतना व्यथित था कि उसके पैर भी सीधे नहीं पड़ रहे थे। ममता के जो पिता हैं उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे, वो इतना आज व्याकुल थे। फिर देखिएगा, एक पहर बीत जाने पर, एक प्रहर क्या होता है बेटा? प्रहर माने होता है 3 घंटे का समय। तो एक प्रहर बीत जाने पर, एक प्रहर जब बीत गया, प्रहर माने 3 घंटे का समय, मैंने बताया ही। तो एक प्रहर बीत जाने पर वह फिर ममता के पास आए। उनका मन बड़ा ही बेचैन था और वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे और अपने साथ 10 अनुचरों को लाए, 10 सेवकों को लाए जो चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा और इतने अधिक मनुष्य थे कि उनके पदचाप को, उनके पैरों की आवाज़ को सुन करके ममता ने पीछे घूम कर देखा तो मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, मतलब सभी थालों को रख दो। अनुचर थाल रखकर चले गए, मतलब उसके सेवक जो थे वो सभी थालों को रखकर चले गए। तब ममता ने अपने पिता से पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। तेरे लिए बेटी? क्या कहा? यह बेटी ये तेरे लिए है और क्या है? उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। क्या किया? उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में बिकुइन होने लगा और संध्या का समय था, सोने का पीलापन था। तो उस समस्त जो कमरा था उस समस्त कमरे में कैसा होने लगा? संध्या के समय में
जब पीले रंग का सोना वहाँ पे खोला गया तो क्या हुआ, उसका जो प्रकाश था वो विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण मतलब पूरे कमरे में फैलने लगा। ममता चौंक उठी और ममता आश्चर्यचकित हो उठी। इतना स्वर्ण, मतलब इतना सोना यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता। तो उसके पिता ने बड़े अधिकारपूर्ण शब्दों में ममता को डांटते हुए कहा, चुप रहो ममता, यह सब तुम्हारे लिए है। तब ममता कहती है, तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कृष्ट स्वीकार कर लिया? म्लेच्छ माने क्या होता है? म्लेच्छ माने विधर्मी, जो अपने धर्म का पालन न कर सके। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच माने घूस, स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है। तो वह अपने पिता को समझाते हुए कहती है, हे पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। अर्थ माने होता है धन। तो कहती है यह धन नहीं है, यह तो अनर्थ की परंपरा है, इसे लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? फिर अपने पिता को समझाती है, कहती है पिताजी हम लोग इतना सोना लेकर क्या करेंगे, इसलिए आप इसे लौटा दीजिए। इस प्रकार आपने इतना गद्यांश इसका पढ़ा, इसके आगे का हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ें, तैयारी करें और अच्छे से इसके प्रश्नों को, इसकी एक एक बात को समझने का प्रयास करें।